जय हिंद और स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और इसमें कंप्लीट जो आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उसको पूरा कर रहे हैं हम लोग। लूसेंट की ये इसकी जो बाल विकास की जो बुक है उसको हम कंप्लीट रिवीजन मार रहे हैं इसका। तो ये कुछ ही वीडियोस में आपको कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है आज तक कुछ भी तो फिर भी आपके इसमें 20 प्लस आपके कर देगी, इतने रिवीजन है इसमें। तो आप मेरे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं आज फिर। और इसमें क्या क्या हम लोग किए हैं इसका हमारा ये देख लो, सूची देख लो, मेन्यू देख लो, इसका विषय सूची ये है। इसमें ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और जिसमें अधिगम बीए शिक्षा शास्त्र ये सभी हैं और इनके ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी हैं इसमें। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल पर। अब चलते सीधे पार्ट ए है इसका। और यहाँ से अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आपको। इसमें हम लोग संभवतः क्या कि एक दिन में हम लोग 100 प्रश्न कर पाएंगे और जो आपकी वजन आपको भी ज़्यादा ना पड़े। तो पहला प्रश्न पे हम सीधे चलते हैं और इसमें पूछता है आपसे कि पियाजे पियाजे क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में है, आप देखें। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो आप इसको कोशिश करें कि इंग्लिश में देखें तो बहुत बेहतर होगा आपके। फिर भी हिंदी मीडियम माध्यम से आप और हम सभी लोग हैं तो इसमें हिंदी में नाम बदल दिए जाते हैं, इसलिए हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल बताया गया इसमें, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 वर्ष से ऊपर। और संवेदी प्रेरक अवस्था जो बताया गया है कि सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज बताया गया इसमें, जो कि जन्म से 2 वर्ष बताया। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज तो 2 से 7 वर्ष के बीच में बताया गया। तो इसमें जो सही जवाब है इसमें जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं कर लेता है, चिंतन शुरू कर लेता है, वो 11 प्लस। और अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे सीधे। हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे इसमें, सीधे हम लोग आंसर, और क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसमें वो सभी सवाल सम्मिलित हैं जो पिछले कक्षाओं में आए थे, पिछले एग्जाम में आए थे। बच्चों में बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो किसने की है ये पियाजे ने की है। और विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य कि विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो ये कौन सा है तो बता है, ये सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 4 है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। कौन सी मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक शिक्षक में। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। और प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक क्रिएटिविटी का पोषण करता है। तो अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं इंटरनल जो टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो जो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी देता है, यही सही जवाब है इसका। और हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम है। तो अगला सवाल इसमें कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तार्किक रूप से विचार विमर्श करता है उसमें, तो वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है इसमें निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह जो पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो वो एडोलसेंस से हमारा किशोरावस्था उसमें हो जाते हैं, बाकी तो नहीं है। और निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि प्ले मेथड आधारित है। तो बताया गया इसमें आधारित जो है वह कि विकास एवं वृद्धि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। और अगला सवाल इसमें चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है।
कहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से बताया जा सकता है इसको? तो विद्यालय एवं कक्षा में सबसे बढ़िया क्लास में सबसे अच्छे बताया जा सकता है। खेल के मैदान में तो कोई बताने वाला होगा नहीं, गृह होम में भी नहीं, ऑडिटोरियम में भी नहीं, तो सबसे बेहतर यही है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? बताया कि सामाजिक सोशल ट्रांसमिशन जो ये नहीं है, सामाजिक संचरण ये बताया गया, ये नहीं है। बाकी है, अनुभव भी है, फीलिंग, बैलेंस, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों तो है, बाकी ये नहीं है। अगला सवाल इसमें, एक बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, कैसी अवस्था है? 7 से 12 बताया गया इसमें, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों। और अगला इसमें चलते हैं हम लोग कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या बोला कि जो सही नहीं है। तो वो इसमें क्या हो सकता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, या विकास उकसाने बढ़ावा देने में नहीं होता है। तो या फिर नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब दे रहा है, ऑप्शन बी। और बाकी अगला सवाल इसमें पूछता है कि कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा अच्छा नहीं है कि वो कौन सा नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बिल्कुल है ये। और पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तो ऑप्शन बी ये सही है बिल्कुल, तो ये उपयुक्त नहीं है। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है इसमें? विकास का जो अर्थ बताया गया इसमें, जो परिपक्वता, मैच्योरेशन बताया गया इसमें, एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, तो ये है विकास का अर्थ इसमें बताया गया, जो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन हैं उनकी जो चेन बनती है वो। खिलौनों की आयु, टॉय स्टेज, किसको कहा गया है? तो टॉय स्टेज बोला गया पूर्व बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था को कहा गया है टॉय एज या खिलौनों की आयु। निम्न में कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं? खेलने की अवस्था, प्ले एज, ये नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? किस में समझने लग? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में समझने लगते हैं उसके बाद। और व्यक्तित्व स्थायी समायोजन, एडजस्टमेंट है, तो कौन सा समायोजन है इसमें बता रहे? स्थायी समायोजन पूछ रहा है इसमें। तो पर्यावरण के साथ, बिल्कुल प्रकृति के साथ और जीवन के साथ, ये सभी उत्तर डी। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, बहुत बढ़िया सवाल है। और इसमें 100 शब्द बताया गया है, 100 शब्द तक हो जाता है दूसरे वर्ष के अंत तक। और बताया शर्म तथा गर्व, सेम एंड प्राउड जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्य अवस्था में हो जाता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, क्यूरोसिटी का संबंध कौन संवेग से है? कौन से संवेग से है? तो वो आश्चर्य से बताया गया, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब अगला सवाल इसमें कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? क्या बोला कि जो विशेषता नहीं है शैशवावस्था की, वो इसमें से हो सकती है चिंतन और प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती है। बाकी सीखने की और जिज्ञासा, अनुकरण, नकल करने की, ये सब हो सकती है। सोच नहीं सकता बच्चा शैशवावस्था में। किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? क्या है? विकास जो है वो धीमी और सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया गया है। तो वो स्किनर ने कहा ये कि ये कैसी प्रक्रिया है? विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बाल्यावस्था बताया इसमें, अगला सवाल कि बाल्यावस्था होती है कब से कब तक होती? 12 वर्ष तक बताया गया बाल्य, उसके बाद ऊपर नहीं। और व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व के विकास की अवस्था कौन सी है? अधिगम, ऑप्शन ए जो है बताया है इसमें, अधिगम अवृद्धि व्यक्तित्व विकास के, या उपचारात्मक अध्ययन,
या व्यक्तिवृत्त अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन ए है व्यक्तित्व विकास की अधिगम एवं वृद्धि, ये बिल्कुल है व्यक्तित्व विकास की होगा इसमें। और अगला है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? अरे आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि अगर होगी तो बिल्कुल होगी विकास। और अगला सवाल है कि परिपक्वता का संबंध है, किससे परिपक्वता का संबंध है? तो अगर विकास हो रहा है तो उसको बिल्कुल होगा बुद्धि से, सृजनात्मकता और रुचि। और ये सभी जो हैं ये सभी जो हैं ये पार्ट किसके हैं? इसके ये हैं, परिपक्वता के पार्ट हैं। आगे हम अगला सवाल पर चलते हैं कि तनाव और क्रोध, टेंशन एंड एंगर की अवस्था है किसमें? बच्चा टेंशन में रहता है और गुस्से में रहता है, तो किस अवस्था तो है? तनाव और क्रोध, तूफान की बोल सकते हैं अवस्था, यही तो है। और बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? रुचि, बहुत दोबारा दोहराता हूँ, वो अच्छा सवाल है, स्टार है ये। और रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो आप देखिए इसमें कौन सी विधि का चयन करेंगे आप? बच्चों को स्वयं विधि करने के लिए देंगे, या फिर आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या स्वयं विधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे? तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिसमें ज़्यादा बच्चों को इंटरेस्ट आएगा कि वो खुद करना चाहते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। और एक बच्चे बताया इसमें कि एक बच्चे की जो मानसिक आयु 12 वर्ष, ठीक है, एक बच्चे की मानसिक आयु, मेंटल एज 12 वर्ष, और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल जो एज है 10 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी इसमें आपको बताना है। तो यदि आपने उसमें अगर देखा होगा कि इसमें पूछा गया है कि आपने उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो सकती है, आपने अगर आपको वैसे मालूम होगा कि MA/CA होता है, मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल CA होता है कि जो वास्तविक आयु होती है। तो हमको निकाल सकते हैं आसानी से, आप कुछ भी दे दें वो कि 12/10 कर दें इसको, और माफ़ कीजिएगा इंटू 100 ऐसे कर दें, और ये बराबर बच जाएगा 120। तो ये इसकी आयु आ जाएगी। तो बच्चा अच्छा बुद्धि लब्धि वाला होगा। हालांकि इस पर हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है इसका, 120। और शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायु मंडल बताया गया इसमें, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन नहीं है। शारीरिक जो विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। और मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। अच्छा, क्यों करना चाहिए? अब पूछ रहा है आपसे कि मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, या फिर इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, या फिर बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या फिर शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो क्या हो सकता है इसमें सबसे बढ़िया? तो बच्चों की सीखने के स्तर का ज्ञान होता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कहाँ तक सीखा है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि क्यों होती है शरीर के आकार में वृद्धि? इसका जो आपने सही जवाब बोला इसमें ऑप्शन ए कि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, और या फिर संवेगात्मक विकास, या फिर संज्ञानात्मक विकास, या फिर नैतिक विकास। तो बिल्कुल शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। इसको ऑप्शन ए सही जवाब बता रहा है। जो फिजिकल डायनेमिकल डेवलपमेंट है इसमें, उसको देखेंगे वो सही जवाब है। और मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो मानसिक विकास को कौन कौन से प्रभावित करते हैं? तो वंशानुक्रम बिल्कुल बिल्कुल करता है, और पापा मम्मी अच्छे हैं तेज तो हो सकता है बच्चा भी अच्छा हो, बहुत प्रभाव पड़ेगा। परिवार और समाज का बिल्कुल पड़ता है, परिवार का वातावरण। और तो उपरोक्त सभी अच्छा जवाब है इसमें, ऑप्शन डी सही जवाब है। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी जो क्रियात्मक अवस्था, सेंसोरी ऑपरेशनल स्टेज, वो क्या बताई गई है? तो बताया जन्म से दो साल बताया गया है, जन्म से 2 साल तक। और निम्न कौन सा कथन सही है इनमें से, अब आपको बताना है। तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है।
बिल्कुल ये बहुत अच्छा जवाब है। और सामान्यतः तो लड़के लड़कियां अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो और ये तो कह सकते हैं कि बाहर अगर कोई पान वाला भी बैठा है तो वो भी बढ़िया मार देगा इसको। ऑप्शन सी। अब परामर्श जो का उद्देश्य है, क्या जो परामर्श देता है आपको, काउंसलिंग करती है करता है, बच्चों को समझना, या फिर बच्चों की कमियों का कारण पता करना, या फिर बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या सभी। तो बिल्कुल सभी हम मारेंगे इसमें, बिल्कुल वही सही है। और शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वही सही बता रहा है। हम लोग इस पे चलते हैं और आगे बाकी ये सही नहीं है। चाहे तो पढ़ सकते हैं आप, उत्तराखंड टेट में पूछा गया था ये। और बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम जो मार्ग वो कौन सा है? तो उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार, भाई साहब, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है। शिक्षा का आदर्श रूप में अगर आप अच्छे पर्सन हैं तो बिल्कुल हो सकता है बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य बीच में कैसे संबंध होने चाहिए? तो स्नेह बिल्कुल होना चाहिए, और विश्वास बिल्कुल होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। तो ये सभी आप मार सकते हैं, अच्छा जवाब है ये भी। और एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ का बढ़ावा देता है? सहयोग का, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का बिल्कुल करता है कि भावना होनी चाहिए टीचर में। अब देखिए इसमें कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? मानसिक रूप से जो स्वस्थ है उसकी क्या विशेषता होती है? तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। तो ये तो नहीं हो सकता। वह अत्यधिक संवेदनशील और वह सख्त अनुशासन बन। तो संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, तो इसको हम अच्छा मानेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? और इसमें अब बच्चे का सर्वांगीण विकास बहुत ही बढ़िया है, आपको पता ही होगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कह सकते हैं इसको। और अगला है इसमें कि बच्चे की बुद्धि लब्धि जो बताया गया है, इंटेलिजेंस बताया गया है, इसके आईक्यू जो है आपका 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा कैसा होता है? तो सामान्य बुद्धि ये है, आपने पढ़ा होगा 90 से 110 बताया जाता है ये सामान्य बुद्धि का। सरल सवाल है, हाँ ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है कि स्टार छाल लगा लो इसमें सामान्य बुद्धि क्या है। हालांकि इनके बारे में अभी हम नीचे देखेंगे, अगले सवाल आएंगे। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है इसमें? तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन ये बताया गया है। और अगला सवाल है कि शिवानी, यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दे रहा है कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आप भी शिवानी हो सकती है और हो सकते हैं जो भी आप। हम पर देखिए हम लोग नई मेल को सपोर्ट करेंगे और नई फीमेल को फाइनली सपोर्ट करेंगे। तो हम अगर अब टीचर, एक अच्छे टीचर की पहचान यही है कि हम लोग जो भी हैं हमको एक उसको पर्सन के रूप में हम लोग बोलेंगे। तो पर्सन, एक पर्सन का मतलब कि वो, इसमें जेंडर हम लोग शो नहीं करेंगे कि अब महिला है या पुरुष है, मेल फीमेल जो भी है। तो हम लोग पर्सन का यूज़ करेंगे। आप समझ जाना कि आप किसके लिए यूज़ करते हैं। हाँ, पीछे के लिए हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, माफ़ी चाहते हैं। खैर असली बात पे आते हैं जो हम पूछ रहे हैं इसमें। तो इसमें देखिए शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, तो नहीं भाई ऐसा तो नहीं करेंगे। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बंटा दें, तो ये भी बिल्कुल गलत है। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, देखते हैं इसमें, ये भी नहीं लग रहा अच्छा। और शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा है। नहीं आ रहा उसमें शर्म वाली बात नहीं है, क्यों शर्माना मास्टर ने, सभी रोबोट तो है नहीं कोई, सब चीज़ आएगा। और ऑप्शन डी सही था।
बच्चों की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए। तो कैसे शांत करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात, तत्काल, जब शिक्षा विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो ऑप्शन डी बिल्कुल हो सके तो संभवतः यही सही होता है, और हो सके तो इसमें करनी चाहिए। अगला सवाल इसमें कि आप जो है अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। अब देखें, अब इसमें क्या है कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य कि गांव में गांव से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, उनमें संभव तो यही पाया जाता है। खुद हम भी ऐसे, हमारे माँ बाप भी नहीं जानते इतना अंग्रेजी। तो इस सब में हमारे पहाड़, अगर उत्तराखंड से आप लोग ताल्लुकात हैं तो बिल्कुल यही होता है। तो ये हमारे पे बिल्कुल पूछा भी गया है, आप देखें उत्तराखंड में पूछा भी गया ये सवाल। अच्छा है, तो इसमें अब दोबारा पढ़ते हैं इसको, माफ़ी चाहता हूँ। आप अनपढ़ इलेटरेट बोला गया इसमें, माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे मास्टर साहब, जो भी हैं, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। और सबसे बढ़िया शॉट यही है, और ये 6 रनों के लिए भेजेगा आपके इस आंसर को। ऑप्शन डी सही जवाब है। अब बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, कौन सा सबसे बढ़िया है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा, बिल्कुल। और ये हमारे पास है ही यहाँ पे टॉपिक में। और अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों पर लागू है? तो ये तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, 6 से 14 वर्ष। और शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, तभी तो समझ पाएगा फीलिंग्स अच्छे से। और अगला है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक जो अच्छी विधि कौन सी है? तो वो कौन सी विधि है? देखिए, मनोविश्लेषण विधि है, या फिर तुलनात्मक है, विकासीय विधि है, सांख्यिकी विधि। तो सबसे बढ़िया जो बता गया है इसमें वो होती है विकासीय विधि, डेवलपमेंटल मेथड, विकासीय विधि, ऑप्शन सी। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, जिससे दोनों सीखते हैं। क्या परिवार से सीखते हैं, या फिर साथियों से सीखते हैं, पीयर से, अपने दोस्तों से, या फिर विद्यालय से? इन सभी से, सबसे सीखता है इन सभी से। और सामाजिकरण में आप लोग समझते हो कि 2 प्रकार होते हैं सामाजिकरण के, हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे इससे ज़्यादा। कि एक होता है प्राइमरी, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक हो सकता है, इस प्रकार मान लेंगे, जिसमें परिवार जो है ये प्राथमिक में आ जाता है, स्कूल जो है द्वितीयक में आ जाता है। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, इसमें हमने बताना है। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। कहने का इसका तात्पर्य ये है कि पहले जब बच्चे का विकास होगा तो पहले जो मुंडी है ना, मुंडी, तो पहले मुंडी, जब बच्चा छोटा होता, बेबी, तो पहले अपनी मुंडी, हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं, इसको ठीक रखना सीखता है। उसके बाद गर्दन सही रखता है अपनी मुंडी, उसके बाद नीचे धीरे धीरे, तो तब जाके वो सीखता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है। और अगला देखिए, इसमें अगला सवाल है कि मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। और संक्षिप्त रूप से बताया गया इसमें कि संक्षिप्त रूप से PSN, माफ कीजिएगा, PSRN, जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? समस्या हल, तार्किकता, आंकिक क्षमता। और ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। और आगे हम बढ़ते हैं इसमें।
वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि, क्या कहा वाइगोत्स्की ने, कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होती है। वाइगोत्स्की ने कहा बाल विकास के बारे में। अगला है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि बताया कि गार्डनर ने जो क्या किया, बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। इनमें से कौन सा नहीं है जो गार्डनर ने नहीं दिया? तो भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको नहीं दिया उसने। बाकी स्थान संबंधी बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि, इन सब का दिया, और ये नहीं दिया इन्होंने। अगला देखें इसमें कि बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। तो बुद्धि के संबंध में सबसे सही कथन कौन सा है, सभी बता रहा है। आइए पढ़ते हैं इसमें कि समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। और अगला है कि सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। ये संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। तो सभी ये उत्तर सही है, ऑप्शन डी सभी सही है इसमें। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, ये कथन किसने कहा है? और करेंगे मतलब कि पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन किस पर फिट बैठ रहा है उसके। तो मूर्त संचालन प्रक्रिया, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस है, उसमें सही बैठ रहा है। अगला इसमें कि सहयोगात्मक रणनीति, कॉपिंग स्ट्रेटजी माफ कीजिए, स्ट्रेटजी की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती है? तो वो प्रतिरोध, ऑप्शन बी सही बता रहा है इसमें, सहयोग। बाकी स्वीकार्यता, क्रांति और अनुकूलन बताए, प्रतिरोध ये नहीं है इसमें। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए? तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, या फिर ऑप्शन बी देखो कि व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, या फिर उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इसका कि दोनों। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 और वास्तविक आयु 4, तो बच्चे का जो IQ होगा वो क्या हो सकता है? उम्मीद करता हूँ आप ये कर लेंगे। कहने का मतलब कि सिर्फ 5/4 यू कर लीजिए, और 100 तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। और देखिए संभवतः कम देखने को मिलते हैं ऐसे सवाल। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों, फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? बोला गया कि जो नहीं है। इसमें क्या हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें बाकी वार्तालाप कौशल और परियोजना कार्य या मौखिक होते हैं, ये नहीं होते हैं। और अगला है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं और आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, किस प्रकार से पढ़ाएंगे? तो कक्षा के साथ या फिर उच्च कक्षा के साथ समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। तो ऑप्शन जो सी है वो सही जवाब बताता है इसका। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा हम लोग पढ़ाएंगे उसको। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें देखेंगे कि ऑप्शन जो सी बता रहा है कि अकादमिक कठिनाइयों, एकेडमिक जो डिफ़िकल्ट्स होते हैं के कारणों का पता लगाना होता है। जो ऑप्शन नैदानिक, जो उनकी समस्या है उनको उनका देखने का मतलब। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये भाई किसने कहा? तो स्किनर ने कहा ये मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला देखो इसमें आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ तो व्यवहार का अध्ययन है नहीं, आत्मा का अध्ययन पहले था, मन का, शरीर का, ये सब नहीं है। अब वर्तमान में क्या है? व्यवहार का अध्ययन, आपने पढ़ा होगा। और अगले देखो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? किस में? जो 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। और बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता कौन है? तो टर्मन है IQ मापन। ध्यान रखिएगा IQ मापन की के जन्मदाता की बात कर रहा है। और अगला देखो इसमें कि
एलेक्सिया, क्या बोला है कि एलेक्सिया, ये कौन सी समस्या देखो इसमें, तो एलेक्सिया है पढ़ने की जो क्षमता होती है, अक्षमता जो बोल सकते हैं, उनको बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, एलेक्सिया इसको वो माफ़ कीजिए मैं गलत पढ़ दिया हूँ। एलेक्किया बताया इसमें, एलेक्किया क्या है, पढ़ने की अक्षमता को कहते हैं। और अगला देखो इसमें, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो 1900 को बताया गया है इसमें, शिक्षा मनोविज्ञान उत्पत्ति का कौन सा वर्ष माना गया, तो 1900 लगाएंगे आप। प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं, क्यों कराए जाते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए कराए जाते हैं, ऑप्शन बी। और पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है, तो 11 से 15 बताया गया, ऑप्शन डी संक्रियात्मक अवस्था बालक की। और जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू बुद्धिलब्धि कितना होता है, तो 71 से कम, यानी कि 70 से कम बताया गया इसमें, 71 से कम होगा, उसको मानेंगे हम लोग। और गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, बढ़िया सवाल है, 280 दिन बताया जाता है, 280 दिन माँ के गर्भ में। नवजात जो शिशु होता है उसका भार यहाँ पाउंड में पूछा गया है, कितना होता है, तो 7 पाउंड बताया जाता है, 7 पाउंड। अब बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, यहाँ पे याद रखेंगे अंग्रेजी में कि मल्टी फैक्टर जो थ्योरी, वो प्रतिपादक कौन है इसके, तो थॉर्नडाइक ने दी है। बहुकारक जो सिद्धांत है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, वो देता है थॉर्नडाइक। और आगे देखेंगे इसमें, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था, तो ये वैदिक काल में किया जाता था, हालांकि ये नहीं देखने को मिलेंगे इस प्रकार के सवाल। और अगला देखो इसमें, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, और सामान्य परिपक्वन नॉर्मल जो है इसमें बताया गया, इसमें से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, सामान्य जो इसको मैच्योर करना होता है बच्चे को, उसकी बात कर रहा है वो। तो इसमें जो सही जवाब है इसका बता रखा कि वो लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। अगला देखो इसमें कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, तो कौन सी भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को, तो वो अग्रोन्मुखी, बच्चे को नकारात्मक भी नहीं हो सकती माँ बाप, सहानुभूति भी नहीं, तटस्थ भी नहीं, तो बिल्कुल अग्रणी रहना चाहिए। और वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो विद्यालय और कक्षा पर्यावरण वही तो है जहाँ सबसे बढ़िया विकास हो सकता है। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है, तो ऑप्शन ए उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, ऑप्शन ए सही जवाब इसका। और मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, बताया गया मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है, तो वंशक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम हो सकता है मानव विकास। और आगे देखेंगे इसमें कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, तो किसे मानते हैं, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव है, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बताया गया इसमें, जो खुद के द्वारा वो बच्चा करता है वो ज़्यादा। और आगे देखेंगे इसमें कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, तो अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। मेरे दोस्तों आप इसको अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा ये, और आपको बहुत सपोर्ट करेगा फिर एग्ज़ाम में। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक
मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना उसको कहते हैं, और इसका बिल्कुल संबंध नहीं है मनोविज्ञान से। बाकी सामाजिक अनुमोदन सोच सकते हैं आप। सराहना की आवश्यकता, समयात्मक सुरक्षा, सानिध्य की आवश्यकता, नीड फॉर कंपनी साथ की। और यहाँ देखेंगे अगला सवाल, अच्छा सवाल है ये, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्यों उचित है मेरे दोस्त? तो यहाँ पे देखिएगा कि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला देखें इसमें, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है या फिर क्या उसे क्या कहते हैं? तो सामाजिक अधिगम वही तो है, ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो ये बुद्धिमान तो नहीं कह सकते हम लोग। 3 इडियट आपको पता होगा। तो वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता हो, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो ये बिल्कुल तीनों हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो जीन पियाजे चाचा हैं, इन्होंने बताया सब। और परिवार एक साधन है किसका? अनौपचारिक शिक्षा का, इनफॉर्मल एजुकेशन का साधन है परिवार। आगे देखेंगे कि एक शिक्षक बताया गया कि विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है जी। तो ऑप्शन जो सी देखें आप कि आदर्श रूप से बर्ताव करके, ऑप्शन सी। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। दर्शाता है, क्या दर्शाता होगा ये? कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। बहुत बढ़िया, तो लगाओ, सोच लो आप, जहाँ आपको तालियां पड़े या मिले आपको, तो वहाँ तो ज़रूर आप बिल्कुल और 2 शब्द और बोलना चाहेंगे। यहाँ देखो कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी को देखें जरा, यहाँ पे क्या लिखता है कि परीक्षण में आने वाले जो समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो ये ऑप्शन सही बताता है इसका, ऑप्शन डी। यहाँ देखो अगला सवाल, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत, ऑप्शन सी सही जवाब है। और मन का मानचित्र, माइंड मैपिंग, संबंधित किस से है? तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। और डॉट डॉट बताया गया कि कोई एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, किसको? तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी। अवधारणाओं का विकास बताया गया इसमें, अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स मुख्य रूप से हैं। तो ऑप्शन ए देखो इसमें, बौद्धिक विकास, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। और छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई, रीडिंग डिफिकल्टी का नहीं है? वो हम देखते हैं इसमें। तो ऑप्शन ए देखो इसमें क्या बताता है कि जो पठन गति और प्रभाव में कठिनाई होती है, उनको फटाफट नहीं भी पढ़ पाते हैं। ये नहीं पूछा गया इसमें कि जो नहीं है, आप कीजिएगा। और अगला देखो इसमें, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखो जो इसमें कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो इसी के साथ समाप्त होता है। और
अब हम आपको इसके लगातार पार्ट लेके आएंगे, तो हम कंप्लीट कर लेंगे। आप इसको 2 से 3 बार, चाहे तो आप इसकी, अगर आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा दें इसकी, और उसके 2 गुनी स्पीड या 1.5 गुना, जितना भी आप कर पाएंगे। आई होप आपका अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, और तब तक जय हिंद, जय भारत।